नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत मलेशिया को तेजस MK1A पर ब्रह्मोस NG की पेशकश कर रहा है। भारतीय वायुसेना को फ्रांस से मिले 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट के बेड़े को मिलेगी मजबूती। भारत को बाकी के मिलने जा रहे 6 राफेल जेट्स भारतीय स्पेसिफिक इन्हांसमेंट के साथ भारत पहुंचेंगे। भारत अब अपने कावेरी इंजन का इस्तेमाल मीडियम रेंज स्टील्थ बॉम्बर्स में कर सकता है। भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध को ध्यान में रखते हुए तीनों सेनाएं रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में जुटी हुई हैं और इस कड़ी में भारतीय वायुसेना को और मजबूत किया जा रहा है। और ऐसे में 2 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान फ्रांस से ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे हैं। अब ठंड का मौसम आ चुका है और ऐसे में सीमा पर गश्ती बढ़ाने की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में इन जहाजों के जरिए वायुसेना को खासा मदद मिलने जा रही है। हालांकि भारतीय वायुसेना को फ्रांस से 2 मिराज 2000 ट्रेनर वर्जन वाले विमान मिले हैं और ये दोनों ही विमान वायुसेना के साथ उड़ान भर रहे थे और हाल ही में ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचे हैं। HAL में चल रहे मिराज प्रोग्राम के अपग्रेडेशन के तहत इन विमानों को अब नवीनतम मानकों पर अपग्रेड किया जाएगा। वायुसेना के विभिन्न बैचों में लगभग 51 यानी कि 51 मिराज को शामिल किया गया था और वे 3 स्क्वाड्रन बनाते हैं जो सभी ग्वालियर वायु स्टेशन में स्थित है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान भी भारत ने यहीं से अपने मिराज 2000 को भेजा था। सूत्रों ने कहा कि फ्रांस और भारतीय पक्षों के बीच मिराज अपग्रेड डील 51 विमानों की क्षमता बढ़ाने के लिए थी और इनमें से कुछ किट इन विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण बची है। बता दें कि इन 2 फ्रांसीसी वायुसेना के विमान पर एक ही किट लगाई जा सकती है और उन्हें लड़ाकू अभियानों के लिए उपयुक्त बनाया जा सकता है। इसके अलावा सोर्सेस ये भी कहते हैं कि भारतीय वायुसेना ने पुराने फ्रांसीसी विमानों के रूप में मिराज के लिए पुर्जों को खोजने में बहुत चालाकी से निवेश किया है और इससे इन विमानों को भारतीय वायुसेना में 2035 तक बनाए रखने में मदद मिलेगी। इन विमानों ने दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में मुख्य भूमिका निभाई थी और करगिल युद्ध में तो पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया था। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत अगस्त 2022 में शुरू हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि INS विक्रांत ने एक सफल समुद्री परीक्षण पूरा कर लिया है। अगस्त 2022 तक हमें INS विक्रांत को शुरू करने में सक्षम होना चाहिए। इसके अलावा नौसेना प्रमुख ने आगे कहा कि भारतीय नौसेना चीन और पाकिस्तान के बीच रक्षा सहयोग पर भी करीबी से नजर बनाए हुए है। दोस्तों, नौसेना की 4थी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन वेला को कमीशन किया गया है। INS वेला के शामिल होने से भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा तो हो गई। बता दें कि प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण होना है, जिनमें से पहले ही 3 सबमरीन कमीशन की जा चुकी हैं और ये 4थी सबमरीन कमीशन की गई है। इसके अलावा 5वीं का ट्रायल चल रहा है और 6ठी इस वक्त तैयार हो रही है। इन सबमरीन में एडवांस एकॉस्टिक साइलेंसिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। रेडिएट नॉइस लेवल भी इसमें कम है। इस सबमरीन का स्वरूप हाइड्रोडायनेमिक है। सटीक गाइडेड निशाना लगाने की ताकत रखने वाली ये सबमरीन दुश्मनों को अपंग बना सकती है। इसके अलावा INS वेला के कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि ये सबमरीन स्वदेशी बैटरी सेट से लैस है। साथ ही इसमें स्वदेशी एडवांस कम्युनिकेशन स्विच लगा हुआ है। DRDO के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा कि DRDO के द्वारा तैयार की गई एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम को पहली स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन INS कलवरी में लगाया जाएगा, जब ये रिफिट के लिए 2023 में आएगी और इसके बाद हर 2 साल के अंतराल में सभी पनडुब्बियों पर स्वदेशी AIP सिस्टम लगाया जाएगा। इनकी रिफिटिंग प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने बताया कि RB008 वाला राफेल विमान 13 भारतीय मानकों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की एक हाई लेवल टीम इस वक्त फ्रांस में भी है जो भारतीय मानकों के आधार पर बने इन राफेल फाइटर जेट्स का टेस्ट करेंगी। अभी 6 राफेल जेट्स भारत आने बाकी हैं। डैसॉल्ट एविएशन ने कहा कि 3 राफेल विमान टेस्ट के बाद दिसंबर तक भारत पहुंच जाएंगे और ये विमान भी भारतीय मानकों के हिसाब से तैयार होंगे और आखिरी 3 राफेल विमान जनवरी 2022 तक भारत पहुंच जाएंगे। इसके अलावा अपग्रेड किट्स भी हर महीने भारत को मिलती रहेगी और इन्हें हासीमारा एयरबेस में पहुंचाया जाएगा और 3 से 4 राफेल विमान हर महीने भारत के हिसाब से अपग्रेड किए जाएंगे। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आई है कि अगर 1 टन वाला स्विफ्ट UCAV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का इस्तेमाल 13 टन के ऑरा स्टील्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के आधार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो बाद में इसका इस्तेमाल एक बड़े स्केल के रूप में 100 टन के मैन स्टील्थ बॉम्बर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें 4 कावेरी ड्राई इंजन लगे होंगे जो कि इस मैन स्टील्थ बॉम्बर को पावर देंगे और हर इंजन करीबन 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करेगा और इस तरीके से ये
एक मीडियम रेंज स्टेल्थ बॉम्बर बन जाएगा, जो कि दोनों तरीके के यानी कि कन्वेंशनल और न्यूक्लियर पेलोड ले जा सकते हैं और ये 5000 किलोमीटर की रेंज में स्ट्राइक भी कर सकते हैं, वो भी बिना किसी एरियल रिफ्यूलिंग के साथ। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा जा रहा है कि स्विफ्ट स्टेल्थ यूसीएवी और एएमसीए प्रोग्राम एक जरूरी आधार प्रदान करेंगे आगे की जटिल टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, जिसकी जरूरत मास्टर स्टेल्थ और फ्लाइंग विंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए पड़ सकती है और इसका इस्तेमाल स्टेल्थ बॉम्बर प्रोजेक्ट में किया जाएगा। यानी कि बहुत अच्छा विचार है भारत की तरफ से कि अगर हमारा 13 टन ऑरा स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल तैयार हो जाता है तो उसी का आधार बनेगा 100 टन का मैन स्टेल्थ बॉम्बर, और जिसमें स्वदेशी 4 कावेरी इंजन इसे पावर देंगे। यानी कि भारत के पास भी अपना एक बॉम्बर होगा जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। भारत ने मैक 3.5 क्षमता वाली ब्रह्मोस मिसाइल का ऑफर किया है मलेशिया को, जो कि 2024 तक तैयार हो जाएगी और इसे तेजस मार्क 1 फाइटर जेट में लगाया जाएगा। और ये मलेशियन एयरफोर्स की जो 18 की संख्या में फाइटर जेट लेना चाहती है उस टेंडर में ये फिट भी बैठता है। तेजस मार्क 1A फाइटर जेट 2 ब्रह्मोस एनजी मिसाइल ले जा सकता है, जिनका इस्तेमाल एंटी शिप और ग्राउंड स्ट्राइक मिशन के लिए किया जा सकता है और ये रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लिए भी उपयोगी हैं, जो कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट तलाश रही हैं जिसका इस्तेमाल एयर डिफेंस और इसका दूसरा इस्तेमाल मैरिटाइम स्ट्राइक क्षमता के लिए किया जाना चाहिए। बता दें कि 18 तेजस MK1A डील की कीमत करीबन 4 बिलियन मलेशियन रिंगिट्स है, जिसमें से मलेशिया 2 बिलियन रिंगिट्स अदा करेगा पाम ऑयल बार्टर डील के तहत, जिसके तहत HAL एक एग्रीमेंट पर साइन करेगा मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि एक चैनलाइजिंग पार्टनर है पाम ऑयल को खरीदने के लिए, जिसे कि वो काउंटर ट्रेड करेगा। और भारत का तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मलेशियन एयरफोर्स की सभी जरूरतों को पूरा भी करता है। हालांकि मलेशियन एयरफोर्स ने कहा है कि उन्हें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्षमता और 30% लोकल प्रोडक्शन, मेंटेनेंस और रिपेयरिंग ओवरहॉल फैसिलिटी भी चाहिए। और HAL ने कहा कि वो इन सब मांगों को पूरा करने के लिए तैयार है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अब ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है, जिसमें देश के 16,000 गांव जुड़ेंगे। इन गांवों में जासूस का एक ऐसा वर्ग तैयार किया जाएगा जो सरहद के 10 किलोमीटर के अंदर और सरहद पार की हर गतिविधियों पर नजर रखेंगे। अभी कुछ दिनों पहले 20 से 21 नवंबर को लखनऊ में DGP कॉन्फ्रेंस में इस पर फैसला हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इससे बॉर्डर एरिया में ह्यूमन इंटेलिजेंस पर चर्चा के लिए DGP का एक कोर ग्रुप बनाया गया था। उस कोर ग्रुप की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के साथ साझा की जाएगी। ह्यूमन इंटेलिजेंस के नए नेटवर्क के लिए 16 राज्यों में 119 जिलों के 16,000 गांवों पर फोकस करने की बात कही गई है। भले ही आज टेक्निकल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की चर्चा की जाती हो, लेकिन दोस्तों एक इंसान किसी हरकत को देखकर जितनी जल्दी खतरा भांप लेता है उतनी तेजी से मशीन के जरिए ये मुमकिन नहीं होता है। और यही वजह है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की शक्ति पूरे सर्विलांस नेटवर्क को बेजोड़ बनाती है और चीन पाकिस्तान से बढ़ती साजिशों के बीच ये काफी अचूक वार होगा। भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी फौज आतंकियों की घुसपैठ कराती है तो LAC पर चीनी फौज के जवान घुसपैठ करते हैं। पाकिस्तान ने सरहद पार अपने इलाकों में आतंकियों की ट्रेनिंग और लॉन्च पैड बना रखे हैं तो चीन ने अवैध गांव बना रखे हैं। इसीलिए दोस्तों इस तरीके की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भारतीय सेना की आंख और कान बनने का काम करेंगे। हालांकि कौन ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क का हिस्सा होगा ये किसी को ना तो पता चला है और ना ही पता चल पाएगा। हालांकि दोस्तों बहुत अच्छा फैसला कहा जा सकता है और इस तरीके की जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो बहुत फायदा देगी भारत को आने वाले समय में। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक के नटराजन जी ने कहा कि 26 से 11 को हुए मुंबई आतंकवादी हमले के बाद देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ 300 से अधिक तटीय सुरक्षा अभ्यास किए गए हैं। आतंकी हमले की 13वीं बरसी की पूर्व संध्या पर उन्होंने कहा कि हर 6 महीने में ICG तटीय राज्यों में से एक के साथ इस तरीके का सुरक्षा अभ्यास करती है। उन्होंने कहा कि इस तरीके के प्रशिक्षण अभ्यास के बाद आतंकवादी खतरों से निपटने के लिए कौशल और दक्षताओं में वृद्धि हो गई है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है, लेकिन अब चीन पाकिस्तान को परमाणु बम और मिसाइलें बनाने में मदद कर रहा है। चीन और पाकिस्तान की इस नापाक साजिश का खुलासा होने के बाद अमेरिका ने ड्रैगन की दर्जनों कंपनियों को व्यापार की ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका ने इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया है। यही नहीं, प्रतिबंधित कंपनियां चीन की सेना PLA को क्वांटम कंप्यूटिंग के प्रयासों में भी मदद कर रही थी। इसके अलावा अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के 16 संगठनों और लोगों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। इन पर पाकिस्तान के परमाणु गतिविधियों,
या मिसाइल प्रोग्राम के योगदान का आरोप है। चीन, जापान, पाकिस्तान और सिंगापुर के कुल 27 नए संगठनों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। अमेरिका के वाणिज्यिक मंत्री ने कहा कि इस कदम से अमेरिकी तकनीक की मदद से पाकिस्तान के असुरक्षित परमाणु प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम पर भी रोक लगेगी। अमेरिका ने चीनी सेना को आधुनिकीकरण में मदद करने वाली कंपनियों को भी बैन कर दिया है। इन प्रतिबंधों के बाद अब आपूर्तिकर्ताओं को इन कंपनियों को कोई भी सामान बेचने से पहले अमेरिकी सरकार से अनुमति लेनी होगी। कहा जा रहा है कि अब यह अनुमति नहीं मिलेगी। बता दें कि चीन भारत के खिलाफ जंग के लिए लगातार पाकिस्तानी सेना को आधुनिक हथियारों की आपूर्ति कर रहा है। स्काईरूट एरोस्पेस ने 3D प्रिंटिंग धवन 1 क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। अब इनका दावा है कि ये देश का पहला निजी तौर पर विकसित किया गया पूरी तरह से क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन है। इसमें 2 इंजन उच्च प्रदर्शन रॉकेट प्रोपेलेंट, लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन गैस इस पर चलता है। परीक्षण नागपुर में सोलर इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड में आयोजित किया गया था। परीक्षण स्काईरूट के कक्षीय वाहन विक्रम 2 के ऊपरी चरण में प्रपल्सन टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करता है। LNG जो 90% मीथेन का बेहतर विकल्प है, भविष्य का रॉकेट ईंधन माना जाता है। स्काईरूट एरोस्पेस के संस्थापक ने बताया कि इंजन क्रायोजेनिक तापमान पर लिक्विड नेचुरल गैस और लिक्विड ऑक्सीजन गैस का उपयोग प्रोपेलेंट्स के रूप में करता है, जो उच्च प्रदर्शन, कम लागत और हरे रंग के होते हैं, और ये भविष्य के रॉकेट प्रोपेलेंट है। और ये परीक्षण हमें दुनिया की उन चंद कंपनियों में एक बनाता है जिन्होंने इस तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से भारत में निर्मित क्रायोजेनिक इंजन है, जिसे सुपर एलॉय के साथ 3D प्रिंटिंग का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसमें निर्माण का समय 95% से अधिक कम हो गया है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।